चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक ना। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम समझ लेते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्या क्या। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी में क्या होता है, एक्सेस में बन जाता है। ठीक, और उसको क्या है, बॉडी से फिर बाहर निकालने की जरूरत है। ठीक ना। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे बॉडी में क्या क्या बन सकता है, तो अगर हम अपने बारे में बात करें या पूरे एनिमल्स के बारे में बात करें, तो ये एनिमल्स जो है ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एक्यूमुलेट्स अलग अलग तरीके के बाय प्रोडक्ट्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे एक्सेस वाटर है, जैसे आयंस हैं। ठीक ना, ये सारे आयंस हैं। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि हमको बेसिकली इसके बारे में पढ़ना है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में। इस चैप्टर के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में हमको पढ़ना है कि नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं। ठीक ना, और उसको बाहर निकालने का क्या प्रोसेस है, कितने फॉर्म में निकल सकता है वो। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक ना, सबसे पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट, ये नाइट्रोजनस वेस्ट 3 फॉर्म में बताए गए हैं आपके एनसीईआरटी में। पहला है अमोनिया, ठीक है, फिर है यूरिया और फिर है यूरिक एसिड। ठीक ना, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। हम बात करते हैं ये अमोनिया जो है ये सबसे ज्यादा मोस्ट टॉक्सिक ये होता है। यूरिया जो है हमारे पास ये है मॉडरेटली टॉक्सिक, मॉडरेटली टॉक्सिक। और यूरिक एसिड को कहा जाता है लीस्ट टॉक्सिक। ठीक, इसको इस तरीके से याद रखिएगा, जो जितना ज्यादा टॉक्सिक है उतना ज्यादा वाटर चाहिए होगा उसको एलिमिनेट करने के लिए। ठीक ना, जो जितना ज्यादा क्या है, टॉक्सिक है, उतना ज्यादा उसको क्या चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा उस टॉक्सिक सब्सटेंस को एलिमिनेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये अमोनिया है। अमोनिया है मोस्ट टॉक्सिक, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, नोट करते चलिए, नोट करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करते चलिए। रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, अमोनिया के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को एज एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकालते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम नाम क्या देते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये प्रोसेस जिसमें अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं हम, अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म। ठीक है, याद रखने वाली चीज ये है ठीक है, याद रखने वाली चीज ये है कि ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया क्या होता है, ये इजिली वाटर में है, ये रेडिली सॉल्यूबल, अच्छे से सॉल्यूबल हो जाता है, जल्दी सॉल्यूबलाइज हो जाता है, घुल जाता है। ठीक, और इसी वजह से ये अमोनिया जो है ये बाय डिफ्यूजन की मदद से, ठीक ना, फ्रॉम बॉडी सरफेस, या फिर हम कह सकते हैं कि थ्रू गिल्स, मछलियों में थ्रू गिल्स। और कौन से फॉर्म में, अमोनियम आयन के फॉर्म में, NH4+, अमोनियम आयन के फॉर्म में। ठीक है, अमोनियम आयन इधर लिख देता हूं, ये नजर नहीं आएगा, अमोनियम आयन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये है अमोनिया की कहानी। ठीक, अमोनिया को माना जाता है मोस्ट टॉक्सिक, बनता हमारी बॉडी में भी है अमोनिया।
ठीक ना। लेकिन होता क्या है, ये अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है मॉडरेटली टॉक्सिक या इसके कंपैरिजन में लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर, ठीक ना। किसके अंदर? यूरिया के अंदर। तो हम अगर बात करते हैं कि ये मोस्ट टॉक्सिक है अमोनिया, बनता तो हमारी बॉडी में भी यही है, अमोनिया ही, लेकिन अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया इनटू द लिवर। ये हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्निथीन साइकिल पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे अमोनिया से लिवर वो कैसे बनता है, यूरिया कैसे बनता है लिवर के अंदर, ठीक ना। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि अमोनिया कन्वर्ट हो गया यूरिया में, अब यूरिया को क्या चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ वाटर, तो मॉडरेटली टॉक्सिक है तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट में चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, ठीक है। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो यूरिया रिलीज करते हैं वो रिक्वायर करते हैं मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, हाँ कि ना, ठीक है। इसके बाद यूरिया रिलीज करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। प्रोसेस जो है यूरिया रिलीज करने का, इसको हम नाम देते हैं यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म नाम देता है। एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, अमोनिया वाला एग्जाम्पल है, आप यहां लिख सकते हैं अमोनिया के लिए एग्जाम्पल। जैसे कि अगर हम बात करें अमोनिया के बारे में तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां लिख सकते हैं एक्वेटिक एम्फीबियंस, बोनी फिशेज, ठीक ना, बोनी फिशेज, ठीक है। इसके साथ एक्वेटिक इंसेक्ट्स, सही कि गलत, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो रिलीज करते हैं क्या, अमोनिया। क्या रिलीज करेंगे, अमोनिया रिलीज करेंगे, ठीक है। मॉडरेटली टॉक्सिक वाले में जो यूरिया रिलीज करता है, एक तो आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, हाँ। तो मैमल्स पूरा लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मैं इसको यूरिक एसिड को थोड़ा साइड कर दूंगा बाद में। इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैमल्स, ठीक है। फिर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो लैंड पे रहने वाले हैं। अब जो भैया जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाला है उसको तो पानी जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, लेकिन इसके पास तो पानी की कमी है क्योंकि यूरिया को क्या है, कम पानी में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। इसकी वजह से जो मैमल्स या लैंड पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक है, या लैंड पे रहने वाला कोई इंसेक्ट है, ठीक ना, तो उन सबको किस फॉर्म में निकालना है, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया के फॉर्म में। इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक, यूरिको नहीं, अरे यूरिको इसका आ जाएगा, यूरिक एसिड का, यूरियोटेलिक। इसको साइड कर देता हूं थोड़ा सा, क्या बोलेंगे इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को, यूरियोटेलिक। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास यूरिक एसिड, ठीक है यहां तक। चलिए यूरिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं भैया। तो यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक, रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ, सबसे कम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, सही कि गलत, ठीक है। तो लीस्ट टॉक्सिक है, कम अमाउंट में चाहिए वाटर, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, काहे कि भैया कम जहरीला है, और कम जहरीला है तो उसको बिना पानी के भी बाहर निकाला सकता है। तो निकाला जा सकता है किस फॉर्म में, तो या तो पैलेट या फिर क्या बोलते हैं सेमी सॉलिड पेस्ट टाइप में, पेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे भैया, तो बर्ड, रेप्टाइल्स, ठीक है। तो ये जो बर्ड्स हैं, ठीक, इनका पैलेट देखे हो, व्हाइट पेस्ट जैसा होता है, हाँ, और गाड़ी के सीट को पूरा देता है। स्कूटी कहीं लगा दो गली में तो क्या करता है, हाँ, उस पर पेस्ट पैलेट गिरा देता है,
है ना, कपड़े उपड़े टांगो अगर रस्सी पे, सारे कपड़े हरा कर देगा। ठीक है, तो बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, ठीक है, इनके अलावा कुछ इंसेक्ट्स हैं जो लैंड पे रहते हैं, ये सारे के सारे क्या करेंगे, यूरिक एसिड को निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। ठीक है, नोट कर लिए, कर लीजिए। ठीक है, क्लियर कर दें इसको। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। हाँ, यूरिकोटेलिक है ना, नहीं लिखे हैं क्या, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिज्म। ठीक ना, चलिए लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भैया। चलिए आ जाते हैं अब हम लोग अलग अलग तरीके के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, जरा उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक ना, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, एनसीईआरटी अगर लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं तो फिर दुनिया में फिर कुछ नहीं रखा है बायो में। ठीक, 90 के 90 क्वेश्चन बन जाएंगे एनसीईआरटी पढ़ने से। चलिए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया, इसको हम बोलते हैं अनडेवलप्ड नेफ्रीडिया या फिर प्रिमिटिव नेफ्रीडिया। ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रीडिया ये प्राइमरीली इन्वॉल्व इन ऑस्मोरेगुलेशन, यानी जो आयन बैलेंस है ना, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करके रखने में ये काम करता है। ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, प्राइमरीली इन्वॉल्व इन ऑस्मोरेगुलेशन। प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में बात करते हैं तो ये होते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन, सबसे पहली चीज प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में हम बात करते हैं तो कुछ एनिलिड्स हैं, ठीक है, रोटिफर्स है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एग्जाम्पल के लिए प्लेनेरिया। ठीक है, इनके पास ये प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा सिफेलोकॉर्डेट्स, एग्जाम्पल के लिए एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस, ठीक ना, HDUSA याद है, HDUSA, USAHD, ये याद है क्या, सिफेलोकॉर्डेट्स।
नहीं याद है? नहीं पढ़े हैं? चलिए, नहीं पढ़े हैं तो फिर इसका क्या बताना है। चलिए आगे हम देखते हैं, इसको बताता हूँ बाद में, अभी बताने लगूँ तो फिर लंबा पड़ेगा। चलो, सेफेलोकॉर्डेट जिनमें आ गया क्या, एम्फियोक्सस, प्लेटियलमिन्थिस जिसमें आ गया क्या, प्लेनेरिया, ठीक है। कुछ एनेलिड्स हैं और रोटिफर्स हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। इनके पास है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। सही कि गलत? फ्लेम सेल्स, याद रहेगा? पक्का? चलिए वेरी गुड, लिख लीजिए फटाफट, लिख लिए। चलिए दूसरा हम आ जाते हैं किस पे, दूसरा आ जाते हैं नेफ्रीडिया पे। ये प्रोटोनेफ्रीडिया से थोड़ा सा डेवलप्ड है, ठीक है। प्रोटो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, प्रो पहला, ठीक है। उसके बाद आया ये नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया के बारे में बात करते हैं तो ये है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किसका, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है? अर्थवर्म का, ठीक। तीसरा मैल्फीजियन ट्यूब्यूल। मैल्फीजियन ट्यूब्यूल के बारे में बात करते हैं तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, फाउंड इन इंसेक्ट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स, उसमें पढ़ेंगे आप कॉकरोच, ठीक ना। तो ये कॉकरोच इसका एग्जाम्पल है जिसके पास क्या है भैया, मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, हाँ मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक। इसके अलावा हम बात करते हैं तो एंटेनल ग्लैंड, एंटेनल ग्लैंड या फिर इसको हम नाम दे देते हैं ग्रीन ग्लैंड, एंटेनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड। ये पाए जाते हैं किसमें, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किनका, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन सम क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियन जिनके पास क्या है भैया, जो हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल है उसके ऊपर, ठीक है। क्रस्टेशियंस में एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं प्रॉन का, प्रॉन्स, झींगा, ठीक है। झींगा खाएं कभी? झींगा नहीं खाएं तो क्या खाएं? क्रंची क्रंची होता है, क्रंची होता है। कौवा बिरयानी, कौवा बिरयानी खाए हैं? कौवा बिरयानी दिन खिलाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अरे एक वो डांसर भी है, इसका नाम क्या था, एक डांसर नहीं है, बढ़िया स्लो मोशन में डांस करता था फिर है, मतलब DID में आया था। राघव, हाँ हाँ, उसका भी नाम यही था ना शायद, हाँ कॉकरोच, क्या नाम था उसका? हाँ, कॉकरोच नाम रखा था उसका, कॉकरोच ही नाम रखा था शायद, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रॉन्स के अंदर ये एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड आपको क्या होंगे, देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। छाप दिए, ठीक। लास्ट के बारे में बात कर लेते हैं हम, कॉक्सल ग्लैंड। ये कॉक्सल ग्लैंड पाए जाते हैं किन में भैया, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, कुछ ऑर्थ्रोपॉड्स हैं उनमें, ऑर्थ्रोपॉड्स, ठीक है। और इनको कॉक्सल ग्लैंड को माना जाता है कि ग्रीन ग्लैंड के होमोलोगस होता है ये, ठीक है। थॉट टू बी है, थॉट टू बी, थॉट टू बी का मतलब क्या होता है, हाँ वैसा मानना है इनका, ठीक ना, कि इनके होमोलोगस है। तो जैसे एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड है किसमें, क्रस्टेशियंस में, वैसे ऑर्थ्रोपोड्स में क्या है, कॉक्सल ग्लैंड। इसको छापिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, चलिए
अब हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, सब सही है? जिंदाबाद। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीज है बताइए? किडनी। ठीक है, किडनी क्या पेयर में है कि 3 को है कि पेयर? अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, दूसरा क्या है? अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। ठीक है, फिर तीसरा, हाँ तो लाइन से बोलो, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और फाइनली क्या है? यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये दिखने में कुछ ऐसा है, हाँ बीन शेप्ड। अरे कहाँ ये सब झगड़ा करने लगता है? चलिए ठीक है, यहाँ हम बात कर लेते हैं, ये हो गया पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब इसमें क्या है? किडनी। किडनी कितने में है? पेयर में। ठीक है, इसके अलावा क्या है? यूरेटर। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और ये फाइनली क्या है? ये यूरेथ्रा। मेनली यही है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम किडनी के बारे में बात करें, किडनी के बारे में हम बात करते हैं तो पेयर्ड फॉर्म में है, ये पता है। शेप कैसा है? शेप आकार बीन शेप्ड। बीन शेप्ड, बीन शेप्ड का मतलब क्या हो गया? बीन शेप्ड का मतलब राजमा की, मिस्टर बीन, राजमा के जैसा। ठीक है, ये राजमा के जैसा है ये, और राजमा के जैसा कलर भी है। तो अगर हम बात करें ये बीन शेप्ड है। दूसरी चीज रेडिश ब्राउन कलर है इसका, ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, इसके अलावा हम अगर बात करें, ठीक है, तो ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है? तो एक्सटेंड्स फ्रॉम लास्ट थोरैसिक टू थर्ड लंबर वर्टिब्रा, थर्ड लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, लास्ट थोरैसिक से थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंड करता है। थोरैसिक में कितनी हड्डियां? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सर्वाइकल। कितने होते हैं सर्वाइकल? 7 हाँ, सर्वाइकल होते हैं 7। फिर थोरैसिक कितने होंगे? 12, जिनसे 12 रिब्स जुड़े होते हैं पीछे से, है ना। फिर लंबर कितने होते हैं? फिर सैक्रल, हाँ, और ये फ्यूज्ड होते हैं, है ना, इसी वजह से एक एक है। ठीक है,
तो कहां से कहां तक है? लास्ट थोरेसिक यानी 12 नंबर थोरेसिक वाले से लेकर लंबर के 3rd वाले तक, ठीक, एक्सटेंड करते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं ये, ठीक है। लिवर प्रेजेंट है राइट साइड में, तो राइट साइड वाला थोड़ा सा डाउन होता है, लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा ऊपर होता है। अगर हम लेंथ के बारे में बात करें, ठीक ना, तो लेंथ कितना होता है इसका? हाँ, 10 से 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किलोमीटर? सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद विड्थ, हाँ विड्थ होता है 5 से 7 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद बताएगा अंकित, विड्थ के बाद अगर मान लीजिए थिकनेस आपसे पूछा जाए, हैं 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक बता दिया, सही बता दिया भाई। और वजन कितना होता है? एवरेज वेट अगर पूछा जाए आपसे 250 से 300 ग्राम, वेरी गुड। 120 से लेकर 170 ग्राम, ठीक है। किडनी के बारे में इतने पॉइंट जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लिखा था अरे जल्दी जल्दी करो उसको फटाफट। कर लिए? याद नहीं रह पाता है? याद रहेगा, याद करेंगे तो याद रहेगा। एक बार इसको फिर से पढ़ लेना घर जाके, याद हो जाएगा। तो चैप्टर 5 आप पढ़ाएं, इतना बार पढ़ें फिर भी भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। चैप्टर 6 5 भी छोड़, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हां वो लंबा। चलिए ठीक है, अब इसका जो है कहाँ प्रेजेंट होता है जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं हम। ये हो गया क्या? ठीक है, ये प्रेजेंट होता है डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी जो किडनी का जो पोजीशन है वो अगर मैं ऐसा खड़ा हूं तो यहां पे है किडनी, ठीक है, यहां नहीं है, यहां पे है किडनी, ठीक है। एब्डोमिनल, क्या लिख रहे थे? एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक। इतना हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो किडनी के अंदर देखते हैं भैया क्या क्या होता है। इसको क्लियर कर दूं? ठीक है सर। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे मचा देंगे धूम, हाँ धूम तहलका, ठीक है। और जो मैं पूछूंगा मेरे साथ बताते भी चलना, और जो सही सही बताया उसको मैं 150 रुपया देगा। कितना पैसा देंगे? 150 रुपया देंगे, ठीक है। किडनी, चलिए सबसे पहले किडनी का स्ट्रक्चर है ये, ठीक। बाहर की तरफ एक टफ कोट प्रेजेंट है, बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? टफ कोट। कोट मतलब वो नहीं कि बाराती वाला नहीं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? किडनी कैप्सूल या रीनल कैप्सूल। क्या बोलेंगे अंकित? रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल। यहां पे आपको नजर आता है एक खाली जगह, एक नॉच, जिसको हम नाम देते हैं क्या? हाइलम। क्या नाम देंगे? हाइलम। इसी हाइलम के थ्रू जितने भी रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, यूरेटर है, ठीक है, उन सब की एंट्री और एग्जिट पॉइंट यहीं से है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एंट्री और एग्जिट पॉइंट सब कुछ यहीं से है, हाइलम से। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें 2 रीजन है, 2 अलग अलग कलर से बना देता हूं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा।
एक ब्लू एक ब्लैक से बना देता हूं कि बाहर का जो रीजन है किडनी को दो जोन में बांटा गया है। दो जोन कौन कौन सा जोन है? एक है ये जोन, ठीक है, एक है ये जोन बाहर वाला, हाँ कि ना? ठीक है, एक है जोन ये बाहर वाला और एक है जोन ये अंदर वाला। ये वाला, ठीक है, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ठीक है, दो जोन बन गया। जो बाहर वाला जोन है भैया काला काला ये वाला जोन, इसको हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जोन जो है जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इसको नाम देते हैं क्या? मेडुला। मेडुला और कॉर्टेक्स, ठीक है। अब यहां देखने वाली चीज ये है कि जो मेडुला रीजन है ना, मेडुला रीजन ये क्या है? छोटे छोटे ट्रायंगुलर शेप, पिरामिड शेप के मास में बटे हुए हैं, यानी ये पूरा कंटिन्यूअस नहीं है। ये कैसा है? कुछ इस तरीके का। अभी बनाऊंगा तो मजा आ जाएगा, ध्यान से पहले देखिए इसको, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बना रहा हूं कि नहीं तो फिर आप लोग डर जाइएगा, ठीक है। इस तरीके का है ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इस तरीके का है, थोड़ा पिरामिड शेप का है, मैं उतना हिसाब किताब से बन नहीं पा रहा है, लेकिन ये समझ जाएंगे आप लोग, ठीक। अब ये मास जो है छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बंटने की वजह से क्या है, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो क्या है? अंदर तक, यहां तक फैला हुआ है, यहां तक फैला हुआ है, यहां तक फैला हुआ है, यानी इनके बीच बीच तक कॉर्टेक्स वाला रीजन आपको नजर आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स वाला जो रीजन आपको कॉलम में नजर आ रहा है, इसको हम रीनल कॉलम या फिर कॉलम्स ऑफ बर्टीनी नाम देते हैं। कॉलम्स ऑफ, हाँ, बर्टीनी, ठीक है, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। और जो मेडुला में आपको ये छोटे 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 सेगमेंट्स दिख रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। क्या नाम देते हैं इसको? मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स, हाँ कि ना? ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं, इन मेडुलरी पिरामिड से छोटे छोटे इस तरीके के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ग्रीन नजर आ रहा है क्या? है कि बदल दें? अरे ब्लैक ही बना देता हूं, रुक जाओ। ये देखो इस तरीके के छोटे छोटे फनल शेप के स्ट्रक्चर्स जो किससे जुड़े हुए हैं? मेडुलरी पिरामिड के नीचे वाले हिस्से से, ठीक है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको नाम देते हैं कैलिसेस। क्या नाम देंगे? कैलिसेस या फिर रीनल कैलिक्स, ठीक है। क्या नाम देंगे? रीनल कैलिक्स, इनको नाम देते हैं हम रीनल कैलिक्स। और ये सारे के सारे जो रीनल कैलिक्स हैं, ये आकर एक कॉमन जगह पर खुल रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं रीनल पेल्विस। क्या नाम देंगे? रीनल पेल्विस। याद रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है। अब रीनल पेल्विस जो है, ये यहाँ पे एक्चुअली आकर यूरिन जो है वो जमा होता है, जो बाहर निकलना है बॉडी से, ठीक है। यहाँ तक फिल्टर हो जाता है यूरिन। अभी बताएंगे कैसे, जब हम लोग नेफ्रॉन पढ़ेंगे, जो फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, वो नेफ्रॉन क्या करता है? फिल्टर आउट करके सारा का सारा कचरा डाल देता है रीनल पेल्विस में, और यहाँ से होते हुए जो यूरेटर बाहर आएगा, ठीक है,
इस नॉच को मिटा देता हूं। यहां से होते हुए ये जो यूरेटर बाहर आएगा, ठीक है, वो अपने साथ सारा का सारा कचरा बाहर लेकर आएगा। कहां तक? गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर तक। और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए ये सारा का सारा कचरा यूरेथ्रा से होते हुए बाहर आ जाएगा। ये समझ में आ गया कि नहीं? सारे पार्ट समझ में आ गए कि नहीं? पक्का? पक्का वादा? सच बताओ। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी क्या है? धंसा हुआ जो जगह है बीच में कॉलम जो डिवाइड। हाँ, कॉर्टेक्स का वो रीजन जो क्या है, मेडुलरी पिरामिड्स के बीचों बीच क्या है, इन्वेजिनेट कर रहा है या कॉलम के फॉर्म में जमा है, उनको हम नाम देते हैं क्या? कॉलम्स ऑफ बर्टीनी नाम देते हैं, या फिर रीनल कॉलम्स भी नाम देते हैं। ठीक है। कैलिक्स एक होगा तो एक को कैलिक्स बोलते हैं, ढेर सारे हैं तो इनको रीनल कैलिसेस बोलते हैं, कैलिसेस। और सारे के सारे कैलिसेस आकर कहाँ खुलते हैं? रीनल पेल्विस में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? हो गया अंकित? ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, इसको मिटा दूं? मिटा देता हूं। किसको? अबे नहीं, जो ये बना पड़ा ना मेडुलरी पिरामिड, इसके हाँ, बीच में जो कॉर्टेक्स का जो हिस्सा धंसा हुआ है, हाँ, उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो मेडुलरी एरियाज में भी गया है, मेडुला वाले एरिया में भी धंसा हुआ है। कहाँ पे? क्योंकि मेडुला खुद छोटे 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 सेगमेंट में बटा हुआ है, तो बीच का जो खाली जगह है वहां कॉर्टेक्स भरा हुआ है, उसे बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। बर्टीनी। चलिए हम बात कर लेते हैं यहां पे नेफ्रॉन के बारे में। इसको हम नाम देते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो नेफ्रॉन है, ये भैया ईच किडनी में, हर एक किडनी में कितने होते हैं? लगभग नियरली 1 मिलियन। ठीक ना? कितने होते हैं? 1 मिलियन, यानी 10 लाख। ठीक है, एक किडनी के अंदर 10 लाख। ठीक। नेफ्रॉन के बारे में हम बात करते हैं तो नेफ्रॉन के पार्ट्स कौन कौन से हैं भैया? तो नेफ्रॉन के पार्ट्स अभी यहां देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेफ्रॉन का एक पार्ट है ग्लोमेरुलस, और दूसरा जो पार्ट है वो है इसका क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर पार्ट, है ना? ट्यूबुलर पार्ट। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है और ट्यूबुलर पार्ट कौन कौन से हैं जरा अभी हम देख लेंगे। तो ग्लोमेरुलस है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, गुच्छा, झुंड, जमावड़ा, किसका? कैपिलरीज का। समझ में आ गया कि नहीं? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज किससे बने हैं? तो भैया एक है एफरेंट आर्टेरियोल, अभी बना के बताऊंगा। तो एफरेंट आर्टेरियोल, आर्टेरियोल का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे एकदम फाइन आर्टरीज के टुकड़े, है ना? आर्टरीज के ब्रांचेस, फाइन आर्टरीज, इनको नाम देते हैं हम
एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट क्यों नाम दे रहे हैं? किडनी की तरफ इम्प्योर ब्लड लेकर ये जा रहा है, ठीक है, ठीक ना, किडनी में इम्प्योर ब्लड लेकर जा रहा है, कहाँ? बाउमेंस कैप्सूल में। अभी हम देखेंगे ट्यूबुलर पार्ट के अंदर। तो ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। ट्यूबुलर पार्ट में क्या क्या आता है भैया? तो ट्यूबुलर पार्ट में आते हैं सबसे पहले कप शेप्ड बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। इसके अलावा हाईली कॉइल्ड प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल, जिसको पीसीटी भी लिखते हैं, अभी फुल फॉर्म में हम लोग देखेंगे इसको। इसके अलावा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर पिन शेप्ड, है ना, ऐसा ऐसा हेयर पिन देखे हैं? हाँ, जो लड़कियां लगाती हैं बालों में, इस तरीके का होता है, ऐसा यहाँ सटका लिए, यहाँ सटका लिए, तो डिजाइन बन गया, और पीछे चोटी बांध दी, ठीक है। तो हेयर पिन शेप्ड क्या होता है? हेनलेज लूप, या फिर लूप ऑफ हेनले भी नाम देते हैं। और लास्ट में क्या है भैया? फिर से हाईली कॉइल्ड डीसीटी। इसके बाद भी होता है कलेक्टिंग डक्ट। अभी हम लोग पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, तो समझ में आ जाएगा कि कैसा कलेक्टिंग डक्ट है, कैसा पीसीटी है, कैसा डीसीटी है, और कैसा लूप ऑफ हेनले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अभी समझाते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। चलिए, एक चीज यहां याद रखेंगे कि जो बाउमेंस कैप्सूल है, बाउमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ये मिलकर बनाते हैं, मिलकर कहलाते हैं क्या? मैल्फिजियन। मैल्फिजियन क्या? मैल्फिजियन टिब्यूल नहीं, मैल्फिजियन बॉडी, मैल्फिजियन बॉडी, या फिर इसको क्या नाम देते हैं? रीनल कॉर्पसल। याद रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है, मैल्फिजियन बॉडी बोलिए या रीनल कॉर्पसल्स बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, छाप दिए क्या? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि डीसीटी जितने भी हैं, बहुत सारे डीसीटी आकर एक जगह खुलते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। चलो इसको उतारो, फिर डायग्राम बना के बताता हूं। चलिए, अभी हम लोग देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। अरे हो गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं भैया ठीक है। अब चित्र देखेंगे तो चित्र से हो सकता है ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखते जाओ, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम में साइंटिस्ट को नहीं ढूंढा जाता है, एग्ज़ाम में ये ढूंढा जाता है कि 11th-12th में आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, क्या आता है आपको 11th-12th का। बच्चे को लगता है कि अरे बाप रे बाप, नीट का पेपर है तो ज़रूर इसमें साइंटिस्ट वाला दिमाग जिस बच्चे को होगा वही क्वालिफाई करेगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छे 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 खासे सुंदर सुंदर गोबर गोबर बच्चे कर जाते हैं। चलिए, यहाँ देखते हैं हम, टॉपिक काहे मिट गया भाई। चलो अब आगे देखते हैं नेफ्रॉन, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये बनाया, इसको थोड़ा सा मिटा देना है। उसके बाद ये बनाया ऐसा लहरिया कट मार के, और फिर इसको बना देना ऐसा, फिर इसको बना देना
ऐसा, फिर इसको भी बना देना ऐसा, इसको भी बना देना ऐसा, ठीक है। फिर इसको बनाया ऐसा लहरिया कट, फिर से ऐसा, और इसको फाइनली खोल देना एक बड़े से डक्ट में, ठीक। चांद को दिया बांध, वो ये याद रखना, बन जाएगा डायग्राम, ठीक है। हाँ, चांद को दिया बांध, ठीक। ये है भैया बाउमैन्स कैप्सूल, हाँ कि ना। ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूशन, बाउमैन्स कैप्सूल से नजदीक है, ग्लोमेरुलस से नजदीक है, तो इसको नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब पास वाला, और जो दूर है इसको नाम देते हैं डिस्टल, जो डिस्टेंस पे है। डिस्टल किससे डिस्टल है? यहां ग्लोमेरुलस से दूर है, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। सही गलत? ठीक है। बीच में ये जो हेयर पिन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका, ये क्या है भैया? लूप ऑफ, अरे बोलो भाई, हेनल, लूप ऑफ हेनले, हेनल्स हैं, लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स आपको यहां नजर आएंगे। एक पार्ट है डिसेंडिंग पार्ट, जिसमें से चीजें नीचे जाएंगी बह के, और एक पार्ट है असेंडिंग पार्ट, जिनमें से चीजें बहकर ऊपर आएंगी। तो ये वाला पार्ट कहलाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, पूरा लिख देता हूं, डिसेंडिंग लिम्ब, हाँ नहीं, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये वाला पार्ट क्या है? असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब ऑफ, हाँ हेनलेज लूप बोलिए, लूप ऑफ हेनले बोलिए, बात बराबर है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फाइनली खुलता है जाकर कहां? कलेक्टिंग डक्ट। तो इस कलेक्टिंग डक्ट में जरूरी नहीं कि एक ही डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खुलेगा, हो सकता है इधर का जो, ठीक है, इधर का जो नेफ्रॉन है, हाँ वो उसका भी जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसी में खुल जाए। ठीक है, तो बहुत सारे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आकर एक बड़े वाले डक्ट में खुलते हैं। इसको हम नाम देते हैं कौन सा डक्ट? कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम देते हैं? कलेक्टिंग डक्ट नाम देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस बाउमैन्स कैप्सूल में बॉडी से, रीनल आर्टरी से आता है इम्प्योर ब्लड। तो रीनल आर्टरी का वो पार्ट जो फाइन है, ट्यूब्यूल, फाइन वेसल है, और किसमें आ रहा है? बाउमैन्स कैप्सूल के इस गैप में। ठीक है, उनको हम नाम देते हैं आर्टेरियोल, आर्टेरियोल। और ये आर्टेरियोल याद रखिएगा, आने वाला एफरेंट, ठीक है, और निकलने वाला ईफरेंट, आने वाला एफरेंट, एग्जिट वाला ईफरेंट। अरे याद रहेगा कि नहीं? अंकित, आने वाला और निकलने वाला, और निकलने वाला और आने वाला, ठीक है। तो एफरेंट का जो है यहाँ पे आपको ब्रांचेस देखने मिलेंगे, छोटे छोटे इस तरीके के गुच्छे देखने मिलेंगे यहाँ आर्टेरियोल के। कैसा बना? बोलो, मस्त बना ना, झकास। ठीक है, तो एफरेंट से क्या हो रहा है? इम्प्योर ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब यहां से इम्प्योर ब्लड जो भी आया उसकी इम्प्योरिटीज क्या होगी? छन कर कहां आ जाएगी? हाँ, और छन से जो टूटा कोई सपना, तो यहां पे जग सुना सुना लागे, तो सारा कचरा कहां आ गया भैया? अब यहां से ये कचरा क्या होगा? लेकिन उसको अभी देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, और बहुत चीज़ें यहाँ से अभी निकलेंगे। अभी आयंस निकलेंगे, वाटर निकलेगा, थोड़े बहुत अमाउंट में यूरिया भी वापस आ जाता है, थोड़े बहुत अमाउंट में जो वाटर है, ठीक ना, वही बाहर निकलता है। बाकी के वाटर
वापस से एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, आयंस भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है। और क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे एक बार डालने के बाद कचड़े के साथ इंपॉर्टेंट चीज भी गया है, ठीक है। हाँ, कचड़े के साथ इंपॉर्टेंट चीज भी गया है, और अगर कचड़े के साथ कोई इंपॉर्टेंट चीज बह रहा है तो उसको दोबारा से यहां से पकड़ के वापस लाने के लिए ये जो इफरेंट निकला ना, इफरेंट, ये क्या होता है, ये इफरेंट लिपट जाता है कहां जाके भैया, डीसीटी के पास, ठीक है। ये लिपट जाएगा यहां, और यही इफरेंट का जो पार्ट है ये लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है इस तरीके का। ठीक है, हाँ डायग्राम थोड़ा ठीक ठाक ही है, चलिए काम चल सकता है। समझ में आएगी नहीं? पक्का डायग्राम समझ में आया? जी सर। ये इस तरीके का नेटवर्क बनाता है इसके अराउंड, ठीक ना। और फाइनली क्या होता है, थोड़ा ढंग से बनाता हूँ उसको, ठीक ना। और फाइनली क्या होता है, ये वापस निकल जाता है टू बॉडी। यानी है क्या कि इस कचरे के साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उनको पकड़ने के लिए यहां पे रखा गया है, किसको, यहां पे रखा गया है इन आर्टरी, हाँ इफरेंट आर्टरी के ब्रांच, ठीक है। और जो वासा रेक्टा कहलाता है, कब, जब लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ लिपट जाता है तब। इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। किसका ब्रांच है भैया, हाँ वासा रेक्टा, इफरेंट का ब्रांच है, जो क्या है, लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ, ठीक ना, यू शेप्ड में चिपके हुए हैं, यानी ऊपर से ऐसे आए हुए नीचे की तरफ, फिर नीचे से इस तरीके से गए हुए हैं, और टू बॉडी ये जाते हैं। यानी जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको लेकर वापस बॉडी तक पहुंचाने का काम है इफरेंट का, गंदगी लाने का काम है एफरेंट का। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, ये जो गुच्छा आपको नजर आ रहा है इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस, हाँ कि ना, ग्लोमेरुलस, ठीक है। हाँ, एफरेंट के ब्रांचेस हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल ये मिलकर बनाते हैं क्या, मैल्फिजियन बॉडी। सही की गलत? मैल्फिजियन बॉडी, मैल्फिजियन टिब्यूल नहीं, मैल्फिजियन टिब्यूल हो जाएगा कॉकरोच में, इंसेक्ट्स में, मैल्फिजियन बॉडी, या फिर इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, रीनल कॉर्पस। सही की गलत? सही है।